सेक्शन 36 एंड 37 डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट पढ़ते हैं। सेक्शन 36 अपॉर्चमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इंटाइटल्ड। कोई व्यक्ति है, हेडिंग समझा रहा हूं, जिसको कोई पीरियोडिकल पेमेंट मिल रहा है, महीने से, साल से, 6 महीने से, और उसने अपना जो हित है वो कहीं किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। उसने अपना जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी है जिसमें पेमेंट मिल रहा है, वो किसी और को ट्रांसफर कर दी है। तो अब उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले पीरियोडिकल पेमेंट को बांटा कैसे जाएगा, ये हेडिंग। आइए देखते हैं क्या लिखा। इन द अब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्रेरी। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें। अगर आप में संविदा है, सर अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ समझाया भी नहीं, आप तो बस सुनते रहो, सारी समझाऊंगा, जब तक नहीं समझो आगे नहीं बढ़े। सबसे पहले क्या लिखा है, धारा 36 से ऊपर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपने संविदा कर दी है, संविदा कर ली है, संविदा में कुछ लिख लिया है, तो वो पहले मान्य होगा। या आपके यहाँ कोई लोकल कस्टम चलती है, कोई रीति रिवाज चलते हैं, कोई पुराने प्रथा चल रही है, तो वो हावी रहेगा। अगर वो दोनों ही नहीं है तो ये धारा 36 में आना है। इतना समझ आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं समझ आया सर हमें, कोई बात नहीं, इतना समझ आया। धारा 36 से ऊपर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट और लोकल कस्टम। ठीक। All rents, annuities, pensions, dividends and other periodical payments in the nature of income, हर तरह का पेमेंट जो आय है, shall upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payment be deemed as between the transferor and the transferee to accrue due from day to day and to be apportionable accordingly, but to be payable on the day appointed in for the payment thereof. Underline कीजिए आप, to accrue from day to day and to be apportionable accordingly. इतनी बात पे अंडरलाइन कीजिए। हिंदी वाले, दिन प्रतिदिन प्रोद्भावमान और तदनुकूल प्रभाजनीय। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर आओ, मैं एक समस्या प्रस्तुत करता हूं, उसी का जवाब है धारा 36। अब समझना, अब नहीं समझ आए तो दिक्कत। ये मेरा एक मकान है, ठीक है, ये मैंने रेंट पे दे रखा है। किस पे दे रखा है, 3000 रुपीज पर मंथ। कैसे दे रखा है, 3000 रुपए पर मंथ। ये मकान मैंने रेंट पे दिया हुआ ही सेल कर दिया। चूंकि कानाराम जी है नहीं, तो आकी भाई को सेल कर दिया। किसे सेल कर दिया, आकी भाई। जितने में भी किया डजंट मैटर। पर्सन मेरा ये है, एक बार सिंपल पर्सन पूछता हूं, अब ये भाड़ा मुझे मिलेगा कि आकी भाई को मिलेगा? क्यों सर, सेक्शन 8। अब जितनी भी चीजें हैं वो किन्हें मिलने वाली है, आके भाई। पर समस्या क्या है, आज तारीख क्या है, बोलो, 10 मई 2026। मैंने आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इस महीने का भाड़ा किसे मिलेगा, समस्या ये है। सुन पा रहे हैं, समस्या समझ पा रहे हैं क्या? जवाब धारा 36 में है। समस्या तो समझ पा रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए, कोई रेंट, कोई एन्युटी, कोई भी चीज उसे मिल रही है लगातार, और उसने अपना हित, जिससे वो चीज मिल रही है, इस घर से मिल रही है, वो घर किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया है। अब जो पेमेंट है, जो एन्युटी है, एनुअली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, 3 माह से मिल रहा है, वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इन दोनों में, पर्सन ही है। ट्रांसफर होने के बाद अगला महीना, अगला साल जो भी है वो आके भाई का रहेगा, इतने साल मैंने एंजॉय किया। पर समस्या ये है कि मैंने अभी क्या तारीख को ट्रांसफर किया है, अभी इस महीने का जो 3000 का भाड़ा है उसका क्या करना है, समस्या ये। क्या समस्या समझ आ गई? शायद आपको समाधान पहले से पता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है,
कि भाई इस महीने का किराया मैं ही रखूंगा, आकि भाई अगले महीने से आपको मिलेगा, तो बात ही खत्म। इस महीने तक का मेरा 3,000 पूरा पूरा, अगले महीने से आप मालिक, आप जानो, आप फ्री में दो, किराएदार निकालो, आपकी मर्जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने किया कि ये किराया किसको मिलेगा, इस महीने का किराया आकी भाई को मिलेगा, तो किसे मिलेगा, आकी भाई को। आया ना। पहली चीज तो क्या है सर, संविदा खुद है, कॉन्ट्रैक्ट खुद है, कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया इस महीने का किराया पूरा पूरा मेरा रहेगा तो मेरा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में बात हो गई, आकी भाई ने कहा सर 10 तारीख को मैंने ले लिया किराया, इस महीने का भी मैं ही लूंगा, ध्यान रखना। तो मैंने कहा ठीक है, तो संविदा हो गई, वो तो बात ही खत्म। या हमारे यहाँ लोकल कुछ कस्टम्स चलती है कि आज तक का जितना भी हुआ वो मैं रखूंगा, ऐसी कस्टम है तो फिर मैं ही रखूंगा। नए संविदा है ना कस्टम है, तो हमें घूम के कहा आना है धारा 36। अब एक चीज याद रखो जो मैं शुरू से आपको पढ़ा रहा था, चैप्टर 2 लिखा क्यों गया था, टीपी लिखा क्यों गया था, जो ट्रांसफर होते थे उनमें झगड़े बहुत होते थे, उन झगड़ों को उपाय बताया गया। इस 3,000 के लिए हम लड़ते, प्रॉपर्टी तो मैंने ट्रांसफर कर दी, पर इन 3,000 के लिए लड़ाई होती। मान लो हमारी ओपन संविदा हो गई तो बात अलग, संविदा नहीं है तो हम लास्ट में लड़ते कि अल्लाह बे 3,000 हूं तुम यही बोल। तो हमने ये पूरा टीपी लिखा ही इसीलिए ना कि स्वयंवार जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनमें जितने भी झगड़े होते हैं उन झगड़ों को कैसे रोका जाए। तो इन्होंने बोला तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, तुमने संविदा कर ली तो बात खत्म, वैसे चलो। तुम संविदा नहीं कर पाए तो आपके यहाँ कस्टम है, वैसे चलो। दोनों ही नहीं है तो धारा 36 कह रही है कि इस 3,000 की पेमेंट को हम ड्यू, एक्रू ड्यू मानेंगे, डे टू डे। कैसे मानेंगे, डे टू डे काउंट करना। 3,000 इस महीने की बात है, भाग 30, एक दिन का कितना हो गया, एक दिन का कितना हो गया, 100 रुपए। कितने दिन मेरे पास था, 9 दिन, 10 नहीं, 10 को तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, 9 दिन, तो 900 रुपए मुझे मिलेंगे 3,000 में से, और 2,100 रुपए आके भाई। इसे एक्रू ड्यू माना जाएगा, डेली बेसिस पे माना जाएगा। डेली से करने से क्या हो गया, ये हम डिवाइडेशन कर पाएंगे। आया ना। आपने भले ही सालाना किराया रखा हो तो भी आप क्या करोगे, मान लो सालाना किराया था 1,00,000 रुपए, और मैंने कब बेचा है, 10 मई को, 1,00,000 भाग 365, उनमें से जितने दिन मैंने बिता लिए, मैंने रखा है, वो किराया मुझे मिलेगा, और 10 मई के बाद का किराया आकी भाई को मिलेगा। आया ना। इसमें झगड़े क्यों होते हैं, ये तो सिंपल है सर। झगड़े हैं कई बार, क्या होता है, पेमेंट एडवांस लेते हैं कई बार किराएदार से, तो पूरे 3,000 लेके मैं बैठ गया। ये तो मंथली बात है, सालाना होगी तो सोचो। या 20 साल की मैंने लीज पे दिया है, और पेमेंट सारा 20 साल का एडवांस ले लिया मैंने। मैंने ये मकान है, मैंने लीज पे दिया किसी को, एक्स नाम के आदमी को, 20 साल के लिए, और 20 साल का सारा पैसा एडवांस ले लिया, और अगले ही दिन आकी भाई को प्रॉपर्टी बेच दी। झगड़ा होगा या नहीं होगा, सोचो। 100% होगा सर। यानी इनको बेच दिया, ये अब अगले 20 साल करेंगे क्या प्रॉपर्टी का, लीज से ये बाउंड है, क्योंकि लेते वक्त लीज थी, इनको बताया गया था लीज पे प्रॉपर्टी, और 20 साल उससे इनके पास इनकम आएगी नहीं। तो ये झगड़ा हो गया या नहीं हो गया, इसी झगड़े को सल्टाने के लिए लिखी गई धारा। या तो एग्रीमेंट कर लो, नहीं है तो कोई प्रथा होगी, नहीं है तो धारा 36। आप डे टू डे काउंट करो, कितने दिन आपके पास रही उतना पैसा आप रखो, बाकी सारा पैसा आप मुझे किसे देना पड़ेगा, आकी भाई को। कई मामलों में होता है पेमेंट पूरा महीना खत्म होने के बाद होता है। तो मैंने 10 मई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, मालिक आप कब से हुए, आकी भाई 10 मई से हुए मालिक। इनको सारा मई का पूरा किराया आकी भाई को मिल गया अगली जून में, 1 जून को। मैं क्या कहूंगा आकी भाई को, भाई 9 दिन मालिक मैं था, मेरा भाड़ा दो। तो ये मैं ले सकता हूं धारा 36 के, लूंगा कितना ये समझ आया। इस जितना भी भाड़ा है, मंथली है, ईयरली है, 6 मंथ है, जो भी है, उसे
डे टू डे एक्रूड ड्यू मानो, डे टू डे का काउंट करो, और जितने दिन मेरे पास था, ये महीने का था, महीने का भाड़ा कितना था 3,000, मेरे पास कितने दिन थी प्रॉपर्टी 9 दिन, 9 दिन का 900 रुपए मैं लूंगा 3,000 में से। भले ही पेमेंट मैं पहले ले चुका हूं तो 900 रख के 2100 आकी भाई को दे दूंगा, भले ही पेमेंट बाद में आएगा तो आकी भाई 2100 रख के 900 मेरे को, और 10 तारीख के बाद का भाड़ा सारा का सारा आकी भाई। क्लियर है? Yes, sir. पक्का क्लियर है? अब पढ़ो धारा। फिर कह रहा हूं टीपी की सबसे इजिएस्ट जो डॉक्ट्राइन है वो ये, हाँ दिखने में बहुत डरावना है, पहले हमने पढ़ा कुछ समझ नहीं आया, अब पढ़ना देखो सब समझ आएगा। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में, पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपने कांटेक्ट कर लिया तो वो है कि भाई पूरा भाड़ा मैं ही रखूंगा तो तुम रखो, या तुम्हारे प्रथा चल रही है उसको छोड़। सब भाटक यानी सारा भाड़ा किराया, वार्षिकियां, वार्षिकियां होती है जो एनुअली मिलता है, पेंशन, पेंशन पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पेंशन ट्रांसफरेबल नहीं है, बाकी हो सकती। अन्य कालिक संदाय लाभांश, कोई भी प्रॉफिट किसी प्रॉफिट से मिल रहा है, प्रॉपर्टी से मिल रहा है, या फिर कोई भी पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है कि हाँ भाई हर 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हम आपको पेमेंट देंगे, वो ऑन द नेम ऑफ लीज हो, ऑन द नेम ऑफ लाइसेंस हो, डजंट मैटर। जो आय की प्रकृति है, कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है, आय आ रही है किसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। Yes, sir. ऐसे संदायों को पाने के लिए हकदार व्यक्ति के हित के अंतरण पर, वो भाड़ा, वो वार्षिकियां, वो पेंशन, वो लाभांश, वो पीरियोडिकल पेमेंट मुझे मिल रहा था, हकदार में ही था, उसने अपने हक का क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। मैंने वो प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी है, आकी भाई को ट्रांसफर कर दी। इतने दिन वो भाड़ा, वो वार्षिकी, वो लाभांश किसे मिल रहा था, मुझे, अब वो किसे मिलेगा, आकी भाई। पर अभी तक जो बीच के अंदर हमने ट्रांसफर किया है उसका क्या हिसाब किताब होगा, उसका हिसाब किताब यहां बताया है। जहां तक अंतरक और अंतरिति के बीच का संबंध है, दिन प्रतिदिन प्रोद्भावमान और तदनुकूल प्रभाजनीय, मतलब डे टू डे एक्रू ड्यू होंगे, हर दिन का काउंट करेंगे। एक दिन का 3,000 महीने का है तो एक दिन का कितना हुआ 100 रुपए, कितने दिन मेरे पास रहे 9 दिन, तो डे टू डे तो एक्रू ड्यू होगा, डे टू डे का काउंट करेंगे और उसी हिसाब से बांटे भी जाएंगे। 9 दिन मेरे पास रही 900 रुपए मेरे, और 21 दिन आपके पास रही 21 दिन 2100 रुपए आप। किंतु पेबल कब होंगे, क्या 90 दिन भाड़ा मांग लोगे क्या उससे? पेबल अगर पहले दिन था तो पहले दिन होगा, पेबल अगले महीने की पहली तारीख को था तो अगले दिन महीने, उसमें आप अगले अगले आपने मकान बेच दिया, उसमें आपके किराएदार की कोई गलती, उसको कह दो कि नहीं तेरे को तो भाड़ा आज ही देना पड़ेगा, वो तो तभी देगा जब उसका समय है। 1 मई उसका समय था, एडवांस दे रहा था तो 1 मई को देगा, अगले महीने की तारीख को देता है तो 1 जून को देगा, वो उसकी इच्छा है, वो जैसे देता है वैसे ही देगा, परंतु आपका बंटेगा कैसे, डे टू डे के हिसाब से बंटेगा। इन्होंने झगड़ा ही खत्म कर दी। अगर ये लॉ फेवर में लिख देता सेलर के कि भाई जो पेमेंट वो ले चुका है वो उसी का रहेगा, तो बायर नाटक करता इस लॉ के अगेंस्ट, ये गलत है, मेरे साथ बायसनेस है। अगर ये सारा पेमेंट बायर को दे देते तो सेलर नाराज होता, तो इन्होंने नाराजगी दूर कर दी। जिस दिन इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है उस दिन तक का सारा पेमेंट, बहुत सिंपल है, जिस दिन ट्रांसफर हो उस दिन तक का सारा मेरा, और जिस दिन ट्रांसफर आपके नाम हो गया उस दिन से आपका। साफ शब्दों में बोले तो इतना सही है, जिस तारीख को भी ट्रांसफर किया उस तारीख से पहले पहले का सारा मेरा और बाद वाला सारा आप। इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी लॉ क्या हो सकता है, झगड़े को ही जड़ से खत्म कर दिया कि भाई कितनी तारीख को ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, सालाना भाड़ा है, कितनी तारीख को ट्रांसफर की है 10 मई को, तो 10 मई से पहले का सारा भाड़ा मेरा और 10 मई के बाद का सारा आप। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं? जी हाँ, पहला क्वेश्चन है अपॉर्चुनमेंट, ये जो है धारा 36 में। दूसरा पर्सन, ये डे टू डे एक्रू ड्यू होता है। डे टू डे का अर्थ समझ गए, डेली बेसिस पे आपको बांटना है, मंथली ईयरली नहीं बांटना, और उसी हिसाब से बंटेगा भी डे टू डे के हिसाब से। पर पेमेंट कब होगा, जब पहले से तय उसी तक। अंग्रेजी वाले एक बार और पढ़ लो लास्ट। इन द अब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज, ये जरूर ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूज है तो फिर धारा 36 का कोई प्रभाव नहीं रहे।
To the contrary, all rents, annuities, pension, dividends, and other periodical payment in the nature of income shall, upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payment, be deemed as between the transferor and the transferee to accrue due from day to day and to be apportionable accordingly. ड्यू होता तो वो मंथली है, पर हम मान लेंगे डे टू डे। अरे भाई मैंने भाड़े पे दिया है, दिन के हिसाब से दिया है क्या? मैंने तो भाड़े पे महीने के हिसाब से दिया है, साल के हिसाब से दिया है, 6 महीने के हिसाब से दिया है। तो इसने बोला कि हम मान लेंगे एक्रू ड्यू डीम टू बी, डीम मतलब मान लिया जाएगा कि डे टू डे बेसिस पे दिया हुआ है, ताकि जितने दिन मेरे पास रहा मेरे को मिल जाएगा, जितने दिन बाकी के दिन आपको, एंड टू बी अपोर्शनेबल अकॉर्डिंग, और डे टू डे के हिसाब से ही बंटेगा भी, बट टू बी पेबल ऑन द डेज अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट, पर पेमेंट का तभी होगा जो पहले से तय। क्या टीपी के नाम से ऐसी शक्लें हैं आपकी? इससे इजी मैंने तो आज तक कभी कुछ ही नहीं पढ़ाया, तो फिर ऐसी शक्लों का कोई यथार्थ है क्या? इससे इजी कुछ? तो फिर थोड़ा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या? चलिए नेक्स्ट सेक्शन 37, अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। ये भी अच्छा है, विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। अभी तो आपको काय का प्रभाजन कर रहे थे, इनकम का कर रहे थे, नाम उन्होंने बुक ने दिया, उससे मैं वो नहीं रखता हूं, मेरा वो लाइबिलिटी नहीं है। पहले के अंदर हम जो भी आपको इनकम जो मिल रही थी उसका अपोर्शनमेंट था, आया ना? अभी आपकी जो प्रॉपर्टी है, 37 कहता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए बाध्य है, और आपकी प्रॉपर्टी में कई हिस्से हो गए, सेवरेंस का मतलब कई हिस्से हो गए, एक हिस्सा नहीं रहा है, कितने हिस्से हो गए हैं? कई हिस्सा। अब क्या होगा? बहुत सिंपल सा, अगर मैं उसी 36 से ही रिलेट करके पढ़ाऊं तो 36 में क्या था, वो पहले प्रॉपर्टी मेरी थी, अब मैंने आकी भाई को दे दी, तो आज तक का पेमेंट मेरा और आज के बाद का पेमेंट आकी भाई। तो यहाँ अपोर्शनमेंट ऑफ टाइम हुआ, टाइम के हिसाब से बांटा, बुक से रिलेट करवा देते हैं भाई आप। यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी पहले मेरी थी, अब 3 लोगों की हो गई, तो जो मुझे भाड़ा देता था पहले 3000 महीने का, अब कितने लोगों को देगा वो? कितना कितना देगा? जितना उन्होंने पैसा दिया है उतना उतना। आधी जमीन 3 में से आधी किसी एक ने खरीद ली और आधी के 2 हिस्से हैं, तो एक जना 1500 लेगा और बाकी दोनों 750 750 लेगा। आगे ना, यही है, इसीलिए बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ टाइम 36, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या स्टेट 37। बुक वाला भी समझा दिया, अब तो कुछ आ जाओ पढ़ो। वही कहानी है, पढ़ने में एक बार बहुत टिपिकल लगेगा, पहली बार में शायद समझ ना भी आए, परंतु बहुत आसान चीज है, पढ़ूं। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है, पहले अकेला मालिक था अब कई मालिक हो गए, और तदुपरि पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के एक स्वामी से कई स्वामियों को सक्रांत हो जाता है। उस संपत्ति को कुछ मिल रहा था, एक आदमी को मिल रहा था, अब आदमी कई हो गए हैं। शायद बराबर समझते जा रहे हो आप। तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन स्वामियों के बीच कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो, तो संविदा है तो वैसे चलेगा, और ऐसे स्वामियों में से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति में उसके अंश के मूल्य का है। शायद सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक, परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो। जो आप प्रॉपर्टी के बारे में एक के लिए कर रहे थे उसके 3 टुकड़े हो सकते हैं, तब तीनों के लिए अलग अलग करोगे ना। 4 टुकड़े हो सकते हैं जब चारों के लिए, ऐसी कोई चीज हो जो इसके टुकड़े ही नहीं हो सकते तो क्या फायदा। और उस विभाजन के से बाध्यता का बोझ सारवान रूप से बढ़ नहीं जाता। ये परंतु की बाद वाली लाइन अंडरलाइन कर लो, समझ आई नहीं आई एक बार कर लो, समझा मैं दूंगा। ये खेल है सारा।
परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ सारवान रूप से बढ़ नहीं जाता है। किंतु यदि कर्तव्य विभाजन नहीं किया जा सकता है अथवा विभाजन से बोझ बढ़ जाता है तो कर्तव्य पालन कई स्वामियों में से ऐसे एक के फायदे के लिए किया जाएगा जिसे वे संयुक्त तौर पर उस प्रभाजन के लिए अभिहित कर। अगला भी पढ़ ही लो, जब इतना पढ़ लिया है तो मेरे को हालांकि पढ़ाना तो वापिस ही पड़ेगा सारा का सारा, क्यों अभी कुछ समझ नहीं आया। चलो एक बार इतना ही, बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त। क्या क्या समझ आया आपको भी? सिंपल से चले, एकदम सिंपल से। ये मकान है मेरा, कितना भाड़ा आ रहा था याद दिलाओ? पर मंथ आ रहा था। ये मैंने मकान बेच दिया ए बी और सी को, तीनों को बेच दिया। इसमें से अभी भी भाड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है? 3,000। तीनों ने अगर बराबर बराबर पैसे दिए हैं तो इनको भाड़ा कितना मिलेगा? 1,000। इनको भाड़ा 1,000, इनको भाड़ा 1,000। तीनों ने बराबर पैसे नहीं दिए, आधा पैसा ए ने दिया और आधे में बी और सी। 1,500, 750। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? सिंपल, आई बात समझ। अब ये तो है जब जो 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 बाध्यता थी वो प्रभाजनीय है, बंट सकती। कोई ऐसी बाध्यता हो जो बंट नहीं सकती हो तो क्या होगा इन्होंने कहा? तो भाई तीनों आदमी आपस में सलाह मशुरा कर लो और तीनों तय कर लो कि भाई किसको किसके संबंध में वो बाध्यता पूरी करने। आइए पढ़िए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ए पढ़ू। ए किसी गांव में स्थित ऐसा गृह जो ई को 30 रुपए और एक मोटी भेड़ के परिधान के वार्षिक बाटा पर पट्टे पर दिया। ए ने अपना प्लॉट है, गांव में खेत है, घर है। ई ने दे रखे है कितना रुपये में? 30 रुपए और एक ताजी भेड़। मस्त, खाने के लिए नहीं है ना, मुंह नान काटता होला लाई। किसको बेच दिया मकान? बी सी और डी को, तीन जनों को बेच दिया। किसको बेच दिया? और तीनों ने बराबर पैसे दिए, पहले तो ये मानो। तो 10 रुपए ए को, बी को 10 रुपए, सी को 10 रुपए डी को दे देगा ई। अब भेड़, फिर जोड़ हो गयो। हमने टीपी लिखा ही क्यों है? जोड़ निपटाने के लिए। भेड़ का तो जोड़ हो गया। मान लो सर काट के दे दो 3 भांति में, तो वो कही मुंडी में रखूं सीरी में खाऊं है, तो फिर जोड़ हो गया। क्या करें? आपस में वो लोग तय करें किसको चाहिए। वो पेमेंट से करते हो कि भाई इसका इतना पेमेंट देना पड़े, वो जैसे करते हो डजेंट मैटर। पेमेंट नहीं करेगा तो मैं देने के लिए बाध्य हुई नहीं। तो आपस में तय कर लो कि भाई किसे देनी है, क्योंकि जो प्रभाजनीय है वो तो मैं दे दूंगा तीनों को प्रभाजन करके, पर जो प्रभाजनीय नहीं है उनका वो आपस में बैठ के तीनों तय करेंगे बी सी डी की भेड़ किसको दी जानी है। बदले में वो एक दूसरे से पैसा लेंगे, डजेंट मैटर, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बता दो भाई किसको दे। मैं 30 रुपए एक भेड़ देने के लिए जिम्मेदार था ए को, अभी भी मैं कितने दूंगा? सर प्रभाजनीय नहीं है, एक एक भेड़ तीनों को दे। अभी अभी हम पढ़ के आए, पहला तो बांटने लायक होना चाहिए और दूसरा उसका बोझ बढ़ना। वो तो कितना देगा? अभी भी 30 रुपए और एक मोटी भेड़ ही देगा। उसका भार नहीं बढ़े। आप 3 मालिक हो गए, 4 हो गए, आप तो 4,000 के 4 भेड़ ले, 5 हो गए 5 भेड़ ला, वो तो कितना देगा? उतना ही देगा। बांटने लायक है तो बांट के दे देगा, नहीं बांटने लायक है तो आप आपस में लड़ो मरो और आप में से बता दो किसको देनी है, जब तक हमारे घरे बंदड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात कोई। क्लियर? आइए पढ़िए वापस। एक इसी गांव में स्थित ऐसा गृह जो ई को 30 रुपए और एक मोटी भेड़ के परिधान के वार्षिक भाटक पर पट्टे पर दिया हुआ है, बी सी और डी को बेचता है। क्रय मूल्य का बी ने आधा रुपया, यानी जितने भी पेमेंट किया था ए को उस प्रॉपर्टी का, उससे आधा पेमेंट किसका किया हुआ है? बी का। याद रखोगे ये बात?
और सी और डी में हर एक ने एक चौथाई दिया। तो आप 30 रुपए को डिवाइड कैसे करोगे? 15 रुपए बी के, 7.5 सी और डी के। किसी को दिक्कत है इसमें? बहुत लॉजिकल है, ठीक। पहली बात, डी को उसकी सूचना है कि ये ट्रांसफर हो गया है। सूचना नहीं होगी, अगर आपने नहीं दी तो वो अभी भी पेमेंट एक ही करता रहेगा, उसकी लाइबिलिटी। नहीं समझ रहे की बात? एक बार पढ़ो, दूसरा पैरा पढ़ो 37 का। परंतु लिखा हुआ है ना, परंतु कोई भी व्यक्ति जिस पर बाध्यता का बोझ हो उसका इस धारा द्वारा उबंधित प्रकार से निवारण करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और जब तक उसे प्रभाजन की युक्ति युक्त सूचना ना मिले। उसे सूचना ही नहीं मिली कि ए ने मकान बेच दिया है बी सी डी को, तो आज भी वो पेमेंट किसे देता रहेगा? ए को। क्या कोई बी सी डी जाके कह सकते तूने हमें क्यों नहीं दिया? भाई हमें सूचना नहीं मिली, तो मैं तो हमेशा मालिक मानता था, उसी को जाके पेमेंट कर दिया। अब तुम जानो और वो जाने। उसे सूचना मिल गई थी, तो अब उसे किसे देना पड़ेगा पेमेंट? बी को आधा, सी और डी को 1/4। क्लियर? आइए बढ़ी। ई को उसकी सूचना है, अतः वह 15 रुपए बी को, 7.5 सी को और 7.5 रुपए डी को दे। अब बच गई कौन? मोटी भेड़। और भेड़ का परिधान बी सी और डी के संयुक्त निर्देश के अनुसार करेगा। आपस में डिसाइड करके बता दो क्या करना है, बांटेगा नहीं। क्लियर? क्लियर? जो बांट सकता है वो बांट देगा। हाँ, कोई कुछ बोला? जो बंट सकता है उसे बांट देंगे, और जो नहीं बंट सकता, यही भेड़ खाने के प्रयोजन से थी तो बंटने में आती और वो बांट के दे देता, किलो किलो बांट देता जितना भी आ रहा है। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? सेम बी एग्जाम, ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ध्यान रखना। बी एग्जाम्पल पढ़िए। उसी दृष्टांत में गांव का हर एक गृह बाढ़ को, वही दृष्टांत है, ए का मकान था गांव में, उसने किसे भेज दिया? बी सी और डी को भेज दिया। याद है क्या? उसी दृष्टांत में गांव का हर एक गृह बाढ़ रोकने के लिए तटबंध में प्रतिवर्ष 10 दिन के श्रम का प्रदाय करने के लिए आबद्ध है। गांव में जितना भी फैमिली रहे हो, गांव के अंदर आती है, पास के अंदर नदी है, गांव में आवे बाढ़, तो हर घर का एक ठेका था, पूरे 365 दिन में 10 दिन आप और आपके घर वाले महीने में, या 365 जो भी है, 10 दिन जाओगे और बाढ़ को रोकने के लिए काम करोगे। हर घर में से एक आदमी जाएगा। पहले वो घर किसका था? ए का। तो कितने दिन जाना पड़ता था? 10 दिन। अब वो घर किसका है? बी का, सी का और डी का। 3 लोग हो गए, 3 फैमिली हो गई, तीनों से 10-10 दिन जाना है। आइए, उसी दृष्टांत में गांव का हर एक गृह बाढ़ रोकने के लिए तटबंध में प्रतिवर्ष साल में, है ना, 10 दिन के लिए श्रम का प्रदाय करने के लिए आबद्ध है। और ई ने अपने पट्टे निबंधन के तौर पर ए के लिए वे काम करने का करार किया था। ए के मकान में रह कौन रहा था? अरे भाई, किराए पे कौन रह रहा था? ई। तो ई ने कहा था तेरी तरफ से, मैं किराएदार हूं तो मैं चला जाऊंगा 10 दिन। तो ए की तरफ से कौन जा रहा था? ए। अब मकान कितने लोगों का हो गया? बी सी और डी। तो 10 दिन बी के लिए, 10 दिन सी के लिए, 10 दिन डी के लिए। तीनों को जाना है 10-10 दिन। क्या तीनों के लिए ई जाएगा क्या? बी कहेगा मेरे लिए भी 10 दिन जा, सी कहेगा मेरे लिए भी 10 दिन जा, और डी कहेगा मेरे लिए भी 10 दिन जा। कि तीनों के लिए जाएगा क्या? अभी अभी ऊपर पड़ गया है, उस पे बोझ आपस में तय कर लो। वो तो टोटल कितने दिन जाएगा आप तय कर लो। 3 दिन बी की तरफ से, 3 दिन सी की तरफ से, और 4 दिन डी की तरफ से, और बचे हुए दिन आप खुद जाओ। ई तो कितने दिन जाएगा? उसकी क्या बाध्यता बढ़ेगी? क्या ये पर्सन है? नहीं, उसके, आपने पहले एक का घर था, अब 4 लोगों का हो गया, 5 का हो गया, उसकी बाध्यता में कोई फर्क, वो तो आज भी कितने दिन ही करेगा। आप देख लो कि इसके लिए 10 दिन, आप डिसाइड कर लो। बी के लिए 10 दिन जाएगा तो बी के लिए 10 दिन जाएगा, सी डी खुद जाओ। क्लियर? एक फैमिली, ये कहना चाह रहा है, एक घर का मतलब यहाँ 3। अब भाई, एक जमीन है, एक हजारों बीघा जमीन है, उसमें एक घर बन रखा है। तो एक घर है, उसमें 2 3 4 5 10 फैमिली रहने लगी, तो वो क्या हो गए? 10 घर हो गए। यहाँ गांव में घर की वजह से वो घर
तो दिखने के लिए वो फैमिली टाइप हो गया। हर फैमिली को जो रहता है उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप कहाँ जाइए वहां जाइए, ये उस हिसाब से एग्जाम्पल देते। उसी दृष्टांत में गांव का हर एक गृह बाढ़ रोकने के लिए तटबंध में प्रतिवर्ष 10 दिन के श्रमदान का प्रदान करने के लिए आबद्ध है। ई ने अपने पट्टे निबंधन के तौर पर ए के लिए काम करने का करार किया था। बी, सी और डी में से हर एक अपने ग्रह की ओर से अलग अलग 10 दिन तक काम करने की अपेक्षा ई से करते हैं। ई ऐसे निर्देशों के अनुसार जैसा सम्मिलित होकर बी सी डी दे कुल मिलाकर 10 दिन से अधिक काम करने के लिए आबद्ध। तीनों के मेरी तरफ से भी 10 दिन तू जाएगा, मेरी तरफ से 10 दिन तू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो टोटल कितने दिन जाएगा अब आपस में तय कर लो किसके लिए 10 दिन जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल। कुल मिला के आपके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से किसी अन्य की बाध्यता पे कोई प्रभाव, उसकी बाध्यता तो अभी भी उतनी ही रहेगी। या तो वो अपनी बाध्यता का आपके प्रपोर्शन के हिसाब से क्या कर देगा, संपादन कर देगा। अगर प्रपोर्शन नहीं हो सकता, बांट नहीं सकते, तो आपके कहे अनुसार संपादन, ये इतना सा कह रहे हैं अपोर्शनमेंट ऑफ स्टेट। अगर संपत्ति के टुकड़े हो जाते हैं तो सामने वाले पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अब शायद हेडिंग भी समझ आए आपको। अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन। बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन, आपकी संपत्ति थी, उसपे सामने वाले को ऑब्लिगेशन थी कि वो क्या करे, 30 रुपए दे, एक मोटी भेड़ दे। वो जो ऑब्लिगेशन है वो सेवर हो जाए, अगर अगर बंट जाए, तो आपका अपोर्शनमेंट कैसे होगा? या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बराबर बांट देगा, बराबर नहीं बंट सकती है तो आपके कहे अनुसार कर देगा। क्लियर? अब पढ़ लो, शायद समझ आए। When in consequence of transfer, property is divided and held in several shares, and thereupon the benefit of any obligation relating to the property as a whole passes from one to several owners of the property, the corresponding duty shall, in the absence of a contract to the contrary among us the owners, be performed in favor of each of such owners in proportion to the value of his share in the property. उसकी तरफ से कितना, जितना उसका शेयर। प्रोवाइडेड दैट द ड्यूटी कैन बी सेवर्ड, जो उसका ऑब्लिगेशन था, जो ड्यूटी थी, वो अलग होने लायक हो, ये जरूरी है पहले तो, तब तो वो शेयर के हिसाब से कर देगा। बट इफ द ड्यूटी कैन duty can be severed and that the severance does not substantially increase the burden of the obligation. But if the duty cannot be severed, or if the severance would substantially increase the burden of the obligation, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owner as they shall jointly designate for that purpose. अगर वो बंटने लायक नहीं है या बाहर बढ़ जाता है तो उनके कहे अनुसार वो आपस में तय कर ले, उनमें से किसी के लिए करेंगे, परंतु करेंगे उतना ही जितना पहले करें। प्रोवाइडेड, आपको सबके लिए अलग अलग करनी कब है? जब सूचना हो आपको कि प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कई लोगों में हो चुकी। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन ऑन whom the burden of the obligation lies shall be answerable for failure to discharge it in manner provided by this section unless and until he has had reasonable notice of the same. क्या समझ आई क्या धारा 37? हाँ, उमा शंकर जी आ गई। इधर जमीला जी, इधर सुप्रिया जी, क्या दिक्कत है? बोलो, आ गई, ढंग से बोलो। मोटी भेड़ वाला भी समझ आ गया था यार। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू लीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लीज दी जाती है, क्यों भाई? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लीज दी जाती है उस पे यह धारा लागू नहीं। क्यों नहीं होगी? इसके बहुत सारे कारण हैं, आपको तो याद रखना नहीं होगी। पहला कारण धारा 117 है टीपी की, तो कहता है लीज अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो ये टीपी के लीज के कोई प्रावधान लगते ही नहीं। उस समय जमींदारों से सुरक्षा के लिए, किसानों को सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, तो इन्होंने कहा उनके लिए अलग से विधियां बनाई गई। हमारे आज भी आपको पता है लैंड रेवेन्यू टेनेंसी कई एक्ट बने हुए जमींदारों से किसानों को बचाने के लिए।
उसी संबंध में धारा 117 लिखी गई कि लीज के जितने भी प्रावधान हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लीज है उन पे लागू नहीं होंगे। उसी के लिए यहाँ 37 में लिखा गया कि ये जो भी प्रावधान है अपोर्शनमेंट का, भाई किसान है चुपचाप अपनी किसानी कर रहा है, आपने वो अब आपका जो खेत था वो 10 लोगों में बांट दिया, अब उस पे हेडेक मत डालो आप, वो जाके 10-10 को सबकी पांति करे, क्योंकि गांव में आज भी क्या चल रहा है कि पैसा कौन दीजिए, फसल मुंह पाट दीजिए, 40% 30% मालिक को देंगे। अब वो पहले तो आदमी ढूंढे कि कितने लोग हो गए, अब मालिक 10 आदमी हो गए, फिर उसकी अपनी 60% रखे, फिर 40% की 10 पांतियां करे, 4-4%, वो उसके लिए स्ट्रगल वाला काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से राज्य सरकार कानून बनाएगी, वो होंगे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो लीज दी जाती है उसमें ये अपोर्शनमेंट वाला लफड़ा लागू नहीं हो। वो तो एक साथ आप ही 40% कर दे थे, लड़ो मरो, 10 मालिक और 40 मालिक हो था जच्चे जिया करो, वो अपनी 60% रख लेगा और बाकी वहां धर के चला जाएगा, आपस में देखे ना। क्लियर? तो किसानों को जमींदारों के अत्याचार से प्लस इस मैथमेटिकल ये लफड़ा जो है इससे बचाने के लिए यहाँ स्पष्ट कर दिया कि धारा 37 किस पे लागू नहीं है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लीज दी गई है, खेती के लिए जो किराए पे, ऑफकोर्स खेती के लिए किराए पे कौन लेगा, काश्तकार किसान सारे, तो उन पे ये लागू नहीं। क्लियर? अब बताओ धारा 36-37 डॉक्ट्राइन ऑफ अपोर्शनमेंट में किसी को दिक्कत है तो बंदी हो गए तो है क्या कोई दिक्कत? कौन से रुत की गई है लाइट ये? एक टेम्परेरी बोर्ड और लगाना पड़ेगा अपने, नहीं क्या लाइट चले जाए तो। जिससे खरीदा था उसने तो कहा था कि ये चलता है उस पे, किस पे, इन्वर्टर पे, पर ये कभी चल नहीं पाया। अब क्या कारण है ये समझ से बाहर। वो अभी भी मैंने उससे बात की तो उसने मेरे को कहा कि हो ही नहीं सकता। अब क्या कारण है, कोई जाम प्लग लगाते हैं वो सही नहीं है क्या नहीं है राम जाने, पर ठीक है। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट में किसी कोई दिक्कत? प्रभाजन का सिद्धांत पहला धारा 36 समय का प्रभाजन और धारा 37 संपत्ति। अगर पहले प्रॉपर्टी कुछ समय किसी और के पास थी, कुछ समय किसी और के पास थी, तो कैसे प्रभाजन करेंगे? एक्रू ड्यू डे टू डे, और उसी हिसाब से प्रभाजनीय भी होगा, परंतु पे कब होगा, जब पहले से तारीख नियत है। और दूसरा हमने कहा संपत्ति का प्रभाजन, जब एक ही संपत्ति कई मालिकों की हो जाए और उस पर कोई बाध्यता हो, तो जिस व्यक्ति को बाध्यताओं का निर्वहन करना है वो उतनी ही करेगा जितनी पहले करता था, उसका बढ़ेगा नहीं। आप लोग उनके प्रपोर्शन जितना शेयर है उस हिसाब से वो अपनी बाध्यता को बांट लेगा, अगर बांटने लायक हो, बांटने लायक नहीं है तो आप लोगों से पूछ के वो अपना परिवर्तन कर देगा। इतनी सी कहानी। और तब तक वह बांटने के लिए बाध्य नहीं है जब तक उसे सूचना नहीं हो। और दूसरा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लीज दी जाती है उस पे धारा 37 लागू नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? पक्का? चले आगे। अगला डॉक्ट्राइन, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, धारा 41। क्या पढ़ेंगे आप? अब आपको पता है 38 से केवल किस पे लागू होते हैं, किस पे लागू होते हैं? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे, अचल संपत्ति। तब आपसे कोई डायरेक्ट ही पूछ रहे धारा 41 का ये जो नियम है या डॉक्ट्राइन है, ये कौन सी संपत्ति पे है? चल अचल, चल अचल दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर अंदर धारा में लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं हमने तो, कहीं अचल लिखा हुआ ही नहीं था। धारा 38 से 53 सभी काय के लिए है। तो फिर ये जवाब कहीं भी नहीं, मैंने लोगों से सुना है ये जवाब कि सर धारा में तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम तो लिखे है अचल, चल अचल दोनों, क्योंकि अंदर लिखा हुआ नहीं था। लिखने की जरूरत है क्या अंदर? 5 से 37 मूवेबल दोनों पे और 38 से 53 है इमूवेबल। क्लियर? नियम है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर या दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। क्या होता है ऑस्टेंसिबल ऑनर? पहले तो ये बात करते हैं। छोटी सी धारा लग रही है परंतु लंबा चौड़ा प्रावधान है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है?
सिर्फ ऑस्टेंसिबल, नॉट ऑनर, ओनली ऑस्टेंसिबल। हिंदी में दृश्यमान बोला है, अंग्रेजी में ऑस्टेंसिबल बोला है। ऑस्टेंसिबल का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड, अपियरिंग बट नॉट ट्रू। लिखो इसको, ऑस्टेंसिबल के आगे लिखो ऑस्टेंसिबल ऑनर, धारा 41, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। अपियरिंग बट नॉट ट्रू, दिख तो रहा है पर सत्य नहीं है। और ये हम सारे दिन देखते ही आते हैं। दिखता तो है पर वो सत्य नहीं है। और सारी चीजों पे ही लागू है सर। आज आप कोई रियल जूस खरीदो, वो देख तो क्या रहा है, रियल जूस पर है नहीं। आपने, किसी ने आपसे बदतमीजी की, थप्पड़ मार दिया, आपने मुकदमा करा दिया कि मेरे जेब से पैसे निकाल के ले गया, ऑस्टेंसिबल कंप्लेंट। दिख तो रहा है पर सत्य नहीं। बस ये सारी ऑस्टेंसिबल चीजें। अपियरिंग, दृश्यमान, केवल दिख रही है परंतु सत्य नहीं। ऑनर का मतलब भी क्या हो गया? ऑनर दिख तो रहा है पर हकीकत ये नहीं, दैट इज ऑस्टेंसिबल ऑनर। अगर वो व्यक्ति ट्रांसफर करे तो क्या होगा? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हालांकि धारा 41 प्रैक्टिकल लाइफ में अभी उतनी कारगर नहीं है, परंतु एग्जाम लाइफ में टीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण धाराओं में से आती है। ये भी आप पढ़ोगे, पढ़ने वाले हो, ये 41, 43, ये 52, 53, 53, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एग्जाम में आती है, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में पूछी जाती है। तो सबसे पहला हम इनमें से पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। बोर्ड चल नहीं रहा, अपन इधर बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा। मेरे एक मित्र हैं, उनको कोई गांव में खेत खरीदना था जो SC ST का था। याद आ रही है? चूंकि SC ST की एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज नहीं कर सकते, नॉन SC ST, हमारा टेनेंसी एक्ट मना करता है। उस लैंड को परचेज SC ST द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमारे एक और मित्र हैं, उन्होंने उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली। चूंकि वो SC ST थे तो उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। दूसरे जो व्यक्ति थे वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनके नाम नहीं हो सकते। असली मालिक तो कौन है? जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। पर दृश्यमान मालिक कौन है? कागज किसके नाम, रजिस्ट्री किसके नाम, म्यूटेशन में नाम किसका चढ़ा हुआ, पट्टा है तो पट्टा किसके नाम, जो भी है कनेक्शन है, जो भी है सब किसके नाम है? उस SC ST वाले भाई के नाम। तो SC ST वाले जो भाई साहब है वो कौन हो गए? ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गए। दिख तो रहे हैं पर हकीकत में वो ऑनर नहीं है। आई बात समझ? अब ये धारा 41 क्या कहती है? अगर वो SC ST वाले भाई साहब उस प्रॉपर्टी को बेच दे बिना किसकी परमिशन के, उन जनरल वाले भाई साहब के, जो रियल मालिक है, रियल मालिक की सहमति के, ऑथराइज्ड है, तब तो धारा 7 ही करती है। कौन ट्रांसफर कर सकता है? पर्सन इंटाइटल्ड। ना तो वो इंटाइटल्ड है, मालिक नहीं है असली, और ना ही वो ऑथराइज है। क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अगर कर दे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट बताती है धारा 41। आ रही है बात समझ? बात करें। मैं अभी इतना सा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या ये बात समझ आ रही है कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, ये जो शब्द है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, ये बात समझ आ गई क्या? दृश्यमान स्वामी कौन, और अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो क्या होगा, ये बात कौन बता रहा है? धारा 41। क्या इलाज है? आज के समय की बात करें, अगर आप प्रैक्टिकली बात चाह रहे हैं, वैसे बोर्ड नहीं चल रहा, बात ही करनी है अपने। आज के समय में वो आदमी आराम से बेच सकता है, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। ये तो इसलिए चीज की ताकि ना कुछ लेना ना सुनकर ही बना लेगा।
हमारे भारत में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है, शायद 1988 में लागू हो गया। पहले लोग ऐसा करते थे टैक्स से बचने के लिए, रेवेन्यू से बचने के लिए, या प्रॉपर्टी सीलिंग में आ रही थी। सीलिंग यानी एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं हो सकती, उसमें आ रही थी, तो लोगों ने अपनी संपत्ति को किसी दूसरे के नाम कराना चालू कर दिया। ये बहुत समय से ऐसा हो रहा था, तो ऑस्टेंसिबल ऑनर्स की संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर ऑस्टेंसिबल में से कुछ लोग दगेबाज निकलते ही हैं, वो हमेशा से दगेबाज आपने रामायण महाभारत के काल से सुनते आ रहे। फिर वो बेच देते थे, फिर कोर्ट में धारा 41 का केस होता था, फिर लफड़े होते थे, तो इन्होंने कहा ये चीज ही गलत है भाई। आप पहले तो अपने टैक्स बचाने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए क्या कर रहे हो, लोगों में नाम करा रहे हो, फिर हमारे पास ही आ रहे हो कि हाँ साहब हमारी जमीन बेच दी, वो तो बेच इसी आग लो क्यों कराई। आप सर विधि के समक्ष अगर आते हो तो लाइफ बॉय से हाथ धो के ही आने, वरना विधि आपकी मदद नहीं करेगी, आप खुद फ्रॉडी हो। तो अब धारा 41 का कोई यथार्थ ही नहीं रहा, कि अब तो ऑस्टेंसिबल ऑनर विधि मानती नहीं है कोई। ऑस्टेंसिबल विधि तो क्या मानती है, बेनामी तो ट्रांजैक्शन आप करा ही नहीं सकते। आप अपने नाम की प्रॉपर्टी, बेनामी का मतलब ये हो गया कि खुद जो मालिक है वो खुद अपने नाम नहीं कराए, किसी अन्य के कराए। बेनामी से तो लगता है बिना नाम की, बिना नाम की तो होती नहीं है प्रॉपर्टी। बिना नामी मतलब रियल मालिक के नाम नहीं हो, दैट इज बेनामी। अब तो लॉ ने क्या कह दिया, 1988 से बेनामी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। अगर अब आप आके कहोगे साहब प्रॉपर्टी तुम्हारी, मैं आकी भाई का नाम करा दी, राकी भाई आगे भेज दी, तो लॉ कहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, प्रॉपर्टी आकी भाई के नाम थी तो आकी भाई मालिक है, उन्होंने भेज दी, वो जाने प्रॉपर्टी जाने। अब तो लॉ सपोर्ट ही नहीं करता है। पहले लॉ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट नहीं थे, तब ये धारा लिखी हुई है, धारा 41 चल अभी भी रही। देखो 1988 2026 कोई मतलब नहीं है। पिछले 40-50 साल हो गए इस चीज को खत्म हुए हुए, अब इसका कोई अर्थ है ही नहीं, पर एग्जाम में अभी भी पागलों की तरह इसको पूछे जा रहे हैं। मैं इन चीजों से कदापि सहमत नहीं हूं। ये हमारी जनरेशन को खराब करने वाली चीजें हैं, जिन चीजों का आज के युग से कोई लेना देना ही नहीं है, उन चीजों को आप अगलों को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, फिर पूछ रहे हो। हम हिस्ट्री की क्लास में थोड़ी बैठे हैं यार, हमें कोई मतलब, हमें तो वर्तमान में विधि कैसे चल रही है वो जानना है। पर ठीक है, अब मजबूरी है मेरी, तो पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में आएगा ही, आता रहा है। तो अभी तो आके भाई ये जिसने कर दी, जिसके नाम कर दी, अभी तो लोग भरोसा करते ही नहीं है इसीलिए। फिर भी कुछ लोग हैं बड़े, आपने बीकानेर में प्रॉपर्टी वालों के नाम बोलो, जानते हो तो एक दो। अशोक जी मोदी, लगभग सारी प्रॉपर्टी लोगों के नाम है। शिवाड़ी आड़ा है कहीं तो भरिया पड़े हैं, लगभग खुद के नाम कितनी कराओगे आप, कितना टैक्स भरोगे। वृंदावन उनका, ये इधर जोड़वीड़ से पहले जो आता है हाउसिंग बोर्ड वाला, जो धोरे हैं बीकानेर में जहां हमने दे मास्टर बनाया था, वो पूरा का पूरा लगभग अशोक जी मोदी का। नापा सर, इधर सराउंडिंग जितनी भी बीकानेर जहां जहां खत्म होता है, कान्ना सर, नापा सर, सब जगह जमीनें हजारों हजारों बीघा में किसकी है, मोदी जी, खुद के नाम नहीं। आदमी चेले चपटे पकड़ रखे, जितने भी अपने आपको दिखते हैं आसपास लोग जो बड़ा काम है जिनका, उनका ये सेम ही काम है, खुद के नाम प्रॉपर्टी नहीं, नहीं कराते हैं लोग। टैक्सेस भी लगते हैं, और एक लिमिट से ज्यादा। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको हर साल आईपीआर भरना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल या इमूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका रिकॉर्ड देना पड़ता है। दे देंगे क्या सरकारी कर्मचारी, रिश्वत खावे तो कोई देवे नहीं, कितनी दे दोगे आप। तो वो अपने नाम कराते ही नहीं, कोई भाई के, कोई भौजाई के, कोई किसी के, कोई किसी के। अब चूंकि रिकॉर्ड है नहीं, तो मैं तो आसपास के इतने एग्जांपल दे दूं आप, आसपास लोग अपने नाम नहीं कराते। जितनी भी कॉलोनीज कटी हुई है आप देखिएगा, उसके अंदर सबने किसी न किसी के आसपास नाम करवा रखे हैं संपत्तियां, क्योंकि
टैक्सेस बहुत ज्यादा है ना, और छापे पड़ने का डर, इनकम टैक्स का डर ना, कैपिटल गेन का डर, बहुत सारे डर हैं, तो लोग अपने नाम नहीं करवाते। तब ये ऑस्टेंसिबल ऑनर क्रिएट होते हैं। आज के समय में तो ऑस्टेंसिबल को ही क्या माना गया है, जो कागजों में है वही रियल मालिक है। आज के समय में बेनामी ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकता, मना कर दिया है। हम पढ़ रहे हैं उससे पहले की कहानी। क्लियर? आज के समय में तो बेनामी वाले ने बेच दी तो बेच दी, और बेचते हैं। अब वो बातें नहीं रही पुराने जमाने की भरोसे वाली। पहले ऐसा करते थे, काश्तकार के नाम करा दी, उन्होंने कागजिया दिए रहे, वो दे दे तो नाम करा दिया। अब सब होशियार है। अभी भी समस्या क्या है, पुराने जैसे मेरे दादाजी ने किसी नाम करा रखी है मान लो, तो वो आदमी तो लॉयल है अभी भी, शायद उनका बेटा भी लॉयल निकल जाए, पर पोता क्या, दादाजी पूरी जिंदगी आपा उखाड़ी करी, आपा ध्यान दिया तो कोई मतलब ही कोनी, आवे जावे खेती आपनी करोड़ी, रेड़ आपा आपा मकान आपनी, सिचोड़ी आपनी, पाड़ोड़ी जमीन आपा क्या दे दिया, आगे तो कोड़िया माइडी है आपने, तो आपा घट जावा, आगे तो और ही घनी है। वो करके फिर दादाजी ने ठिकाने लगा देगा, तो दादाजी भगवान कन प्यारा हो जाए, क्या दादाजी नहीं हुए तो वो आपको माइंड प्यारो कर दे, लालच डाल देते हैं। अरे वो दादाजी क्या भगवान कन जानो है, हम क्यों लड़ा, टाबर घर का ही है। जो सॉलिड है, जो अभी भी अपने वचनों के पक्के हैं, तो वो तो झुकते नहीं है, मरने के बाद औलाद बेचती है। और जो नहीं है वो, और अब नहीं वाली कैटेगरी ज्यादा है सर। अब वचनों का और इंसानियत का वो जमाना बहुत ही ना के बराबर है। कई बार ऐसे देख के लगता है कि सर अपन ही गलत है इस जगह, इस धरती पे ऐसी चीजों में ऐसा ही बन के रहना चाहिए। तो ठीक है, जब तक चल रहा है भगवान दया से चल रहा है। तो ऑस्टेंसिबल ऑनर पहले के समय में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे तो क्या होता था, समस्या क्या है, इसके बारे के अंदर एक केस है। केस का नाम लिखिए, राम कुमार कुंडू, राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्विन, एम सी क्यू यू डबल ई एन, मैक्विन, MAC कर लो भले, राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्विन, 1872, यानी TP से पहले का केस है। गौर करिएगा, क्यों पढ़ा रहे हो सर, धारा 41 इस केस पे ही बेस है। पूछते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में, सेक्शन 41 बेस्ड ऑन विच केस, कौन सी धारा। देखो पहले कोई समस्या आई होती है, उन समस्याओं के निपटारे के लिए तो विधि लिखी है। तो ये समस्या पहले आ चुकी थी 1872 में, 1872 में तो जजमेंट हो गया, ये समस्या तो बहुत पहले आ चुकी होगी। जजमेंट हो गया 1872 में कि हाँ भाई साहब, अगर ऑस्टेंसिबल ओनर ने ट्रांसफर किया है तो क्या रिजल्ट निकलेगा, और वही रिजल्ट को लॉ बना के लिख दिया सेक्शन 41 में। ठीक है, दो तीन चीजें और लिखिए, एक और स्टार लगा के लिखिए, इट इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 7, यह धारा 7 का अपवाद है। याद है धारा 7? यस सर। कौन ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी? Who is competent to contract plus who is entitled और authorized to transfer the property, जो हकदार है या हकदार व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत है। धारा 41 में सर क्या प्राधिकृत है? हाँ सर, नाम कराया मैंने, ट्रांसफर के लिए प्राधिकृत है क्या, ऑनरशिप के लिए प्राधिकृत है, दिखावे के लिए प्राधिकृत है, ट्रांसफर के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। धारा 7 क्या कहती है, कौन व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, जो या तो टाइटल है या फिर ट्रांसफर के लिए ऑथराइज। आज के समय में तो जिसके बेनामी नाम कराया गया है वह इंटाइटल्ड ही हो गया, क्योंकि वही मालिक है, वही करा सकता है। तो आज के समय में तो धारा 41 का लेना देना ही नहीं, हम पुरानी बात कर रहे हैं। एक और चीज लिखिए स्टार्ट लगा के, इट इज एक्सेप्शन ऑफ द मैक्सिम नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट। याद आ रही है मैक्सिम? इट इज एक्सेप्शन, यह लीगल मैक्सिम कौन सी का अपवाद है? इट इज एक्सेप्शन ऑफ लीगल मैक्सिम
नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। नेमो डेट भी है, कहीं कहीं डॉट है, जो भी आपको लिखना चाहते हैं। लिखाई हुई है पहले मैंने ये मैगजीन, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर हित अंतरण नहीं कर सकता जो उसका स्वयं का है। याद है कि नहीं? यहां ऑस्टेंसिबल का खुद का हित है ही नहीं, फिर भी वो उससे बेहतर हित दे पाता है। यहां बढ़ेंगे, यानी ये ट्रांसफर वैलिड हो सकता है, ऑस्टेंसिबल द्वारा किया गया। हो गई ये सारी बातें? बहुत ज्यादा याद आ रही है बोर्ड की, तो मुझे बोर्ड पे ही पढ़ाना था ये। अच्छा केस है इसलिए। अब आते हैं हम केस पे, चले आगे। आप अपने लॉजिक से बातें बताना, कुछ लॉ लॉ नहीं पढ़ना। एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, मैकडी। उसने एक जमीन खरीदी, 2.5-3 बीघा जमीन थी, अपने को क्या करना है, ठीक। कुल मिला के एक जमीन, कोलकाता के करीब उसने एक जमीन खरीदी। और उसमें वह और अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी रखेल के साथ रहता था। रखेल का नाम था बन्नू बेबे। बन्नू देवी, बन्नू बेबे, जो भी बोलो, मोमडन महिला थी इसलिए बेबे बोला करते थे शायद। बन्नू देवी। आदमी का नाम अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड, और मिस्ट्रेस का नाम बन्नू। अब कुछ ही बोल, वो दोनों साथ रहते थे। उनके साथ के दौरान बच्चे भी हुए दो। वो घरवाली बाहरवाली वाला खेल था, घरवाली को अलग रखता था और बाहरवाली को बढ़िया मकान बना के उसने दे दिया। और चूंकि मिस्ट्रेस को राजी रखना पड़ता है, तो उसने वो जमीन नाम भी उसी के कराई। क्या फर्क पड़े, उस वक्त होते थे बेनामी ट्रांजेक्शन, मालिक तो मैं हूं, केवल राजी करने के लिए नाम बन्नू देवी की होगी। कुछ समय बाद मैकडोनल्ड्स जो थे, जो इधर उधर अपने घरवाली के पास गए हुए थे, बन्नू देवी की या उनकी थोड़ी अनबन हुई होगी, ज्यादा टाइम साथ नहीं है। बन्नू देवी ने कहा कि और तो किंग होनी तो बेचा वाला, ला रहा हूं जमीन सल्टाई दी। पीछे से जमीन बेच दी। एक्चुअल में बन्नू देवी रियल ओनर थी क्या उस वक्त? सी इज ओनली ऑस्टेंसिबल ओनर, दृश्यमान स्वामी। क्या वह एंटाइटल टू प्रॉपर्टी थी? नहीं, उस वक्त के हिसाब से नहीं। क्या वो ऑथराइज टू ट्रांसफर थी? नहीं। ऑथराइज टू बिकम ऑस्टेंसिबल ओनर तो थी, पर ऑथराइज टू ट्रांसफर नहीं थी, तो धारा 7 का उल्लंघन हो गया, तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकती। उसने ट्रांसफर कर दी रामधन कुंडू नाम के आदमी को। सर आपने राम कुमार लिखाया था, सही लिखाया था। उसने ट्रांसफर कर दी रामधन कुंडू नाम के, ये राम कुमार जी के पिताजी हैं। उसने प्रॉपर्टी किसे बेच दी? रामधन कुंडू। इधर से मैकडोनाल्ड साहब भगवान को प्यारे हो गए उम्र के तकादे के कारण। बन्नू देवी आपकी बेच विचार बढ़िया। मैकडोनाल्ड की एक बच्ची थी मैक्विन, मारिया मैक्विन। मैक्विन तो पीछे लगाते थे, मारिया मैक्विन। हस्बैंड का नाम था जॉन मैक्विन, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ। मारिया मैक्विन किसकी बेटी है ये? मैकडोनाल्ड। और कहा जाता है ये मैकडोनाल्ड और बन्नू देवी की बेटी थी। अब 1872 की बातें हैं तो चेंज होती होती हो जाती है। अपने कुल मिला के इतना तय था कि वो मैकडोनाल्ड की बेटी तो थी, ठीक। मैकडोनाल्ड अपनी विल लिख के गया था, और अपना ये प्लॉट जो था बन्नू देवी का नाम, वो अपनी बेटी मारिया मैक्विन के नाम लिख के गया था। इनने बन्नू देवी तो बेच दी गदी बिन। वसीयत किसके नाम बोल रही है? मैक्विन के नाम। तो मैक्विन जागी और मैक्विन ने मुकदमा किया राम कुमार, सॉरी,
रामधन कुंदू पर कि ये संपत्ति मेरे। आप इस पे कैसे बैठे हो? केस निचले कोर्ट में चला, जीत गई होंगी, फिर ऊपर गया, तब तक रामधन कुंडू मर गए। अब ये केस हो गया राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्सवेल। समझ आ रहा है? अब केस चल रहा है, मालिक कौन है? राम कुमार कुंडू तो क्या, मैंने ऑस्टेंसिबल ओनर से खरीदा है, पैसा दिया है पूरा टकाटक, मैंने पता किया है कागजों में इधर उधर, सारी प्रॉपर्टी किसके नाम थी? बन्नू देवी के ही नाम थी। भाई आदमी क्या करे जमीन खरीदने पहले? कागज देख ले, आस पड़ोस में पूछ ले, यार पैसा दे ले वे। ठीक है, नए में फोकट में ली, बढ़िया, मैंने कागज बानड़े सारे देख लिए, आस पड़ोस लोगों से सबसे पूछ लिया, सबने कहा किसकी प्रॉपर्टी है? बन्नू। मालिक वो, कागज वो, सब वो। मैं क्यों मैं जानूं कि किसी और की प्रॉपर्टी है, उसने इसके नाम करा रखी है, वो उसकी रखेल है, वो है, वो है, मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अपन पैसा दे टकाटक खरीदिए, खरिया नोट गिनाए, अपन को ध्यान, अपन कोई देवन, यार कब्जा भी मेरे पास। उधर मैकमिल लड़े, हमारी बाप की संपत्ति है, बन्नू देवी बेचने वाली है कौन? वो तो खुद केवल दिखावे की मालिक थी। और हो सकता है उस वक्त कागज होते भी नहीं होंगे, मौखी की बिकती होगी, किसको पता। 1872 की बातें कर रहे हैं, 1872 से भी पहले की बातें कर रहे हैं। इसने कहा कि लिखित होना चाहिए सेल, आया ना? मैक्विन कहेगी नहीं साहब, विल लिखे गए, विल में नाम मारो है, और ये प्रॉपर्टी का जिक्र है कि ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी मैक्विन को जाएगी। तो अब मैक्विन का और किसका झगड़ा? राम कुमार को। असली में पापी कौन है यार? बन्नू देवी। बात हो गायब। पेट्रोल में नाम होते तो कि उसके लोग तो उनका नाम अब 1988 के बाद इस चीज पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहले ऐसा किया जा सकता था। जब तक आप ऑस्टेंसिबल इसलिए बोल रहे थे कि सारा कमाई, आज भी आप लॉज पढ़ो पुराने, आपको देखेंगे कि पत्नी के पास जो संपत्ति है पति के लेके, वो पति की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? पुराने जमाने से आज भी वही चीजें चल रही है, नाम भले ही पत्नी के हो, आज भी प्रॉपर्टी किसकी मानी जा रही है? हस्बैंड की मानी जा रही है। पुराने समय में ऐसा था, ये ऑथराइज था कि आप किसी के नाम प्रॉपर्टी करवा सकते हो। आज ये समस्या है कि हाँ, जिसके नाम है उसी की। पहले जो पेमेंट करता था वो होता। आज भी देखो, आप झगड़ा होगा, मान लीजिए आप पति पत्नी है, आपने शादी कर ली, आपके हस्बैंड ने कोई मकान खरीदा और आपके नाम से खरीद लिया, और जब डाइवोर्स होगा तो वो इसमें हक मांगेगा, तब आप कहो, क्या कहोगे? मेरे नाम का है। कोर्ट में केस चलते हैं आज भी इस बारे में कि साहब पैसा हमारा दियोड़ा है। आज भी कोर्ट फैसले करता है, आधी आधी करवाता है प्रॉपर्टी, क्योंकि रियल में वास्तव में मालिक कौन है? एक घर है जो पुश्तैनी है, जो किसी एक भाई के नाम कर दिया पिताजी ने किसी कारण से, पैसे सारे लगा रहे हैं, जमीन सारे, यानी चार भाइयों ने मिलके कोई जमीन खरीदी, नाम किसी एक, चार दोस्त मिलके कार नहीं खरीदते क्या आज? बाइक नहीं खरीदते क्या आज? धंधा नहीं खोलते क्या आज? नाम किसी एक के हो गया। अब उनमें से वो एक जो है वो होशियारी करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये अभी देख लो ना, बन्नू पंकु चल रहा है, जमीन किसके नाम है? बन्नू के नाम है दोनों प्लॉट। भाई पैसे किसके लगे हैं? दोनों के कोर्ट में चल रहा है ना मामला। भाई पैसा हमारा भी दियोड़ा है बराबर, किया छोड़ दूं? वो कोर्ट डिसाइड करता है। बाकी आज के समय में ज्यादा फेवरेबल उसी की तरफ है जिसके नाम है, बेनामी ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते। मगर ये पुराने जमाने की हम बातें कर रहे हैं, अब तो है ही नहीं ना, मैं कह रहा हूँ 1988 से। किस पे? लेकिन बिल तो लगता नहीं। बात विल की नहीं है ना मैडम। केस जब हुआ था तब ना तो टीपी था ना कोई और था, ये मुकदमा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। क्या एक व्यक्ति जिसके नाम प्रॉपर्टी है, जो रियल मालिक नहीं है, बस नाम है, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? इस बात का मुकदमा था। उस वक्त इक्विटी, जस्ट और गुड कंसाइंस से डिसीजन होते थे, वही उन्होंने डिसीजन दे दिया उस वक्त। उसी डिसीजन के आधार पर, हमने ये थोड़ी कहा विल पे लागू होता है, एक नियम बनाया गया, क्या ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर कर सकता है, वो नियम यहाँ पे
डाल दिया गया। विल के मुकदमे पे क्या ये धारा लगाई गई? नहीं। क्या ये धारा थी भी? नहीं। एक मुकदमा हुआ जिसके अंदर ऑस्टेंसिबल ओनर ने प्रॉपर्टी बेची थी, उस मामले को सुना कोर्ट ने और एक नियम प्रतिपादित किया कि भाई ऑस्टेंसिबल ओनर भी प्रॉपर्टी बेच सकता है, जो बोनाफाइड परचेजर है उसे राइट मिल जाए। उसी नियम को क्या बना दिया, एक धारा बना के कहां डाल दिया? यहां डाल दिया। सिंपल। चलो, कुछ तो हुआ। ये घर है, प्यारा सा, कई देर से बनाना चाह रहे थे हम, बन नहीं पा रहा था। पोजीशन में कौन है? कौन है? बन्नू देवी। ऑस्टेंसिबल ऑनर भी कौन है? एक्चुअल ऑनर है क्या? ऑस्टेंसिबल ऑनर। एक्चुअल ऑनर कौन है? याद दिलाओ भाई, कौन था? अलेक्जेंडर। क्या लिखे जाए? जैसे भी लिखा जाता है ऐसे ही लिखे देते हैं। बन्नू देवी ने ये सील कर दिया। किसको? राम कुंडू। यहाँ ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि किताबों में ये स्पेलिंग लिखी हुई है। आप DHAN लिखो, जानबूझ के लिखो किताब में। इसको सेल कर दिया। इसकी पुत्री कौन थी जिसके नाम विल थी? दैट इज मैक्विन। इसके नाम क्या थी? विल। और ये कौन है सर? बोनाफाइड परचेज। कौन है सर? पैसा देर चीज खरीदी है पूरी जांच परख करके। और इसके पुत्र का क्या नाम था? राम। बन्नू देवी मैकडोनल्ड की मिस्ट्रेस है, इसने इनको ये घर बना के दिया, यहाँ रह रहे हैं, नाम बन्नू देवी के है। मन्नू देवी ने ये मकान बेच दिया किसको? रामधन कुंडू को। रामधन कुंडू ने पैसे दिए हैं बकायदा, बकायदा पता किया है सब आसपास पड़ोसियों से कि वास्तव में यहाँ जब से ये मकान है तब से कौन रह रही है? मन्नू देवी रह रही है और यही मालिक। इन्होंने सब पता करने के बाद ये मकान खरीद लिया। इधर इसी मकान की बिल मैकडोनल्ड किसके नाम लिख गया? अपनी पुत्री मैक्विन के नाम। इधर मैक्विन कह रही है प्लॉट मेरा है, इधर कह रहा है, अब ये भी मर गया तो इसका बेटा है राम कुमार, ये भी कह रहा है प्लॉट मेरा है। आप यहाँ होते तो डिसीजन क्या देते? इसकी क्या गलती? देखो पहले तो इधर आओ, सबसे फॉल्टी कौन है यहाँ? बन्नू देवी। रे बिली और बेच भी दी और मालिक भी नहीं थी, पैसे भी ले लिए और सारा काम। तो सबसे फॉल्टी तो कौन है? बन्नू देवी। इसकी बाद में बात करते। अभी ये तो कह ही नहीं रही मैं मालिक, ये कह रही है मैं मालिक, राम कुमार कह रहा है मैं मालिक। अभी तो कोर्ट को डिसाइड करना है इन दोनों में से, ये तो मांग ही नहीं रही कि मैं मालिक, ये तो है ही नहीं, ये तो चोर है। इन दोनों में से किसे फायदा पहुंचाया जाए, ये अपन बहुत सिंपली 2 मिनट में बात कर रहे हैं। कोर्ट के समय काफी साल मामला चला, कोर्ट ने बहुत सोच समझ के डिसीजन दिया। आप आराम से बैठो, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप ये सोचो इन दोनों में से इसकी भी कोई बेचारी नाम आई है बिल तो ये भी मालिक, इसने खरीदा है बोनाफाइडली पैसे देके तो ये भी मालिक। इन दोनों में से अगर किसी को देनी हो तो हम ये देखेंगे इनमें से कम गलती किसकी है। सबसे ज्यादा गलती तो इसकी, इसको तो भूल ही जाओ। इन दोनों में से देनी, इन दोनों में से सबसे कम गलती किसकी है ये देख लो, आप उसको प्रॉपर्टी दे दो। सर इधर क्या गलती है?
है गलती। आपने अपनी संपत्ति किसी और के नाम से दिखाई क्यों? आपके दिखावे के चक्कर में कौन पड़ गया, बुलावे में पड़ गया? रामधन कुंडू। यदि आप बन्नू देवी को मालिक दिखाते ही नहीं तो रामधन कुंडू कभी बुलावे में पड़ता भी नहीं। अगर यहाँ गलती की बात, इसकी कोई गलती है क्या? पैसे दे के लिए है? जी हाँ। क्या तहकीकात करके लिया है? जी हाँ। क्या कागज पानड़े सब देखे हैं? जी हाँ। इसकी कोई भी गलती निकाल सकते हो क्या आप? नहीं। अगर इसकी एक भी गलती निकलती, इसे पता था कि वास्तव में मालिक मैकडोनल्ड है, मन्नू देवी नहीं, फिर खरीदता तो इसे नहीं मिलती प्रॉपर्टी। यहां इसकी किसी प्रकार की पूरे केस में कोई गलती नहीं, इसने सब तहकीकात की, बढ़िया पैसे दिए, कोई इसको जानकारी नहीं थी, इसको यही लगा बन्नू देवी है मालिक और बन्नू देवी से पैसे देके खरीदा है। यहाँ इसकी कोई गलती नहीं। बन्नू देवी गलती है? जी हाँ। आपके मालिक नहीं थी फिर भी भेज दिया। क्या इसकी भी गलती है क्या? हाँ गलती है। आपकी इस दिखावे के चक्कर में आप अपने नाम कराते प्रॉपर्टी, ये कभी होता ही नहीं। क्या रामधन मन्नू देवी से लेता प्रॉपर्टी? अगर ये आपके नाम बोल रही होती तो नहीं। आपने दिखावा के लिए किसे बनाया? बन्नू देवी को ऑनर बनाया। आपके दिखावे से बुलावे में कौन पड़ा है? तो यहाँ गलत आप भी नहीं हो, क्या पता गलत वो भी नहीं है, पर अगर कम गलत माना जाए तो कौन है? रामधन। यानी अब प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? राम कुमार को। अगर ये होशियारी करता, इसे पता था प्रॉपर्टी है मैकडोनल्ड की, लोग करते हैं, आज भी करते हैं, और नाम करा रखी है सस्ता विदेशी। आज मान लीजिए मेरे जो मित्र हैं जनरल कैटेगरी के, वो अगर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो अच्छी जो मार्केट रेट है उसी में बेचेंगे, और जो मेरा SC ST का मित्र है उसे बेचना हो तो वो क्या अपना आवाज कहीं फोकट का है, तो ना के बराबर रेट में देगा। और खरीदने वाले को पता है कि वो रियल ओनर नहीं है, तो उसे ये बेनिफिट, अब तो चलो बेनामी के ट्रांजेक्शन है, बाकी उसे ये बेनिफिट नहीं मिले। क्या समझ आ रहा है? यहां हमने डिसीजन दिया कम गलत कौन, उस आधार पर। इनकी क्या गलती है? क्या कोई गलती? अरे इनकी कोई गलती है क्या? नहीं है। है? क्या गलती है? इन्होंने प्रॉपर्टी को लोगों को दिखाया कि ये बन्नू देवी की है। इनकी गलती की वजह से रामधन क्या पड़ा? गुलाम गुलाम। इसलिए प्रॉपर्टी में हक किसको मिलेगा? रामधन या राम कुमार कुंड। सर तो ये तो बेचारे ऐसे ही फंस गए। ये इससे क्लेम कर सकते हैं, कोई मना नहीं। कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, या जो इसने सेल की वैल्यू थी, जो पैसे रामधन कुंडू से लिए, वो रिकवर कर सकते हैं। ये अलग बात है, इसके बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं। ये तो ले ही सकते हैं, आपने हमारी प्रॉपर्टी बेच दी बिना हमारे से पूछे, पर यहाँ बोनाफाइड परचेजर को ज्यादा राइट। क्लियर? ये किससे पैसा ले सकते हैं? बन्नू। इसीलिए अपवाद हो गया, नेमो डॉट अफोर्ड नॉन एबिट। बन्नू देवी को खुद को जितना अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे, बन्नू देवी का खुद का क्या पूर्ण अधिकार था क्या प्रॉपर्टी? केवल नाम थी, ओनर एक्चुअल ओनर नहीं थी। खुद एक्चुअल ओनर नहीं थी, पर उसने इसको ही ऐसा राइट ट्रांसफर कर दिया रामधन को कि रामधन को एक्चुअल बना दिया, अपने से ज्यादा हित किसी अन्य में ट्रांसफर कर दिया है। जबकि ये नियम है, कोई व्यक्ति अपने से ज्यादा हित किसी और में अंतरित नहीं कर सकता, परंतु ऐसा हो गया है। क्यों हो गया है? ये खुद तो एक्चुअल ओनर नहीं थी, पर इसने किसको दी है प्रॉपर्टी? रामधन को। रामधन अब क्या है? एक्चुअल ओनर है। रामधन मेन मालिक से भी ज्यादा हक रखता है। ये रखती थी क्या इससे ज्यादा हक? एक्चुअल ओनर तो ये था, ये तो सिर्फ दिखावे की थी, परंतु ये इससे भी ज्यादा हक रखता है। नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट का भी क्या है? ये अपवाद है। और बोनाफाइड परचेजर सिर्फ इस लॉ में नहीं, अन्य समस्त विधियों में बोनाफाइड परचेजर इस नियम का अपवाद है। आपकी सिर्फ इस टैग को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ चीज समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्लियर? इधर देखो, एक फोन है,
जो आकिब भाई का है, आकिब भाई से मैंने धमका कर, ये 1 लाख का फोन था, मैंने धमका कर, बंदूक दिखाकर, डरा कर, धमका, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कफ एमएम, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये फोन मैंने क्या करा है, धमका कर 10,000 रुपए में ले लिया। कितने रुपए में ले लिया? कोई दिक्कत किसी को? आकी भाई को छोड़कर कोई दिक्कत? किसने ले लिया? मैंने लिया। क्या ये ट्रांजेक्शन वॉइडेबल है क्या, ये बताओ? कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी है कि भूल गए सारी? मैंने किसी व्यक्ति से संविदा की है, धमका कर, डरा कर, कि फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंट, क्या ये संविदा वॉइडेबल है कि नहीं? शून्य करनी है या नहीं? आकी भाई कभी भी कोर्ट में जाकर क्या ले सकते हैं, ये फोन वापस ले सकते हैं और 10,000 दे सकते हैं, हाँ या ना? तो मेरे पास क्या पूर्ण हक आ गया है कि इस संपत्ति का? नहीं, अभी भी ये संविदा क्या हो सकती है, वॉइड डिक्लेयर हो सकती। पर आकी भाई कोर्ट गए उससे पहले ही ये मैंने फोन 20,000 रुपए के अंदर उमा शंकर जी को सेल कर दिया है। कितने रुपए में? अब फोन किसके पास चला गया है? उमा शंकर। उमा शंकर जी को बिल्कुल नहीं पता था ये फोन डरा के, धमका के, फ्रॉड से लिया गया है। उमा शंकर जी ने पैसे दे के फोन लिया है। तो उमा शंकर जी कौन हो गए? बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब बोनाफाइड का मतलब होता है विदाउट नोटिस प्लस विद कंसिडरेशन। पुरानी चीज का जिसको ज्ञान नहीं हो और पैसा देर जी को आदमी चीज ले। मेरे को इस संपत्ति में हक अधूरा था। ये फोन कभी भी कोर्ट जाके मुझसे छीना जा सकता था, वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता था। मेरे पास हक कितना था? अधूरा हक था। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, मेरे से ये कोर्ट जाके फोन छीन सकते थे। पर ये फोन जब मैंने उमा शंकर जी को बेच दिया, उमा शंकर जी ने पैसे देके और बिना प्रायर चीजों के नोटिस के लिया है, तो उमा शंकर जी मेरे से बेटर टाइटल एक्वायर कर रहे हैं। इनसे ये फोन आके भाई छीन, आके भाई अब ज्यादा से ज्यादा मेरे से पैसा रिकवर कर सकते हैं। उमा शंकर जी से कुछ भी नहीं ले सकते। ये फिर अपवाद है, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही। मुझे खुद के पास जो टाइटल था वो अधमरा था। मेरे से प्रॉपर्टी ली जा सकती थी वापस कोर्ट केस के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवाया जा सकता था, पर बोनाफाइड परचेजर हमेशा बेटर टाइटल ले लेता है उस व्यक्ति से जिसने ट्रांसफर किया है उससे भी ज्यादा। यहां मेरे से ज्यादा बेहतर हक किसे मिल गया है? मेरे खिलाफ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता था, उमा शंकर जी के खिलाफ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। विधि ने निर्दोष क्रेता को सुरक्षा प्रदान की। क्यों सर? यहां ये तो गलत है ही है, ये भी गलत है। पहला गलत क्यों डर में दिया? क्यों फ्रॉड का शिकार हुए? क्यों बेवकूफ बने? एक दूसरा, जब बन गए तो हाथों हाथ कोर्ट क्यों नहीं गए? वही डिक्लेयर करवाना था, आया ना? तो गलती यहां इन दो, इसकी भी नहीं है, ये भी बेचारा बढ़िया आदमी है, ये भी बढ़िया आदमी, आकी भाई भी गलत तो मैं हूं। परंतु देखी जाती है कम गलत कौन, इसकी बिल्कुल गलती नहीं है, बढ़िया पूरा पैसा गिनाया है, 20,000 टकाटक कड़कड़ाता। प्लस उनको पहले ये धांधली हुई, इसका कोई ज्ञान है। अगर इन्हें पता था कि मैं ये फोन डरा के लेके आया हूं तो उमा शंकर जी को बेटर टाइटल नहीं मिलता। ये मैंने फोन उमा शंकर जी को गिफ्ट दिया तो भी उमा शंकर जी को बेटर टाइटल नहीं मिलता। इन्होंने पैसे दे के खरीदा हो, प्लस इनको पुराने ट्रांजेक्शन का कोई नोटिस नहीं कि जबरदस्ती लिया है, डरा के लिया, धमका, तो इनको बेहतर हक मिल जाता है। ये सेम टू सेम अभी हम पढ़े यहां पर। क्या रामधन कुंडू ने पैसे दे के खरीदा? जी हाँ। अगर पैसे दिए बिना बन्नू देवी ने गिफ्ट करती तो ये इनको हक नहीं मिलता, ये मैक्विन के पास ही जाता मकान। दूसरा,
अगर इन्हें पता होता कि वास्तव में मकान मैकडोनल्ड का है, मैकडोनल्ड ने नाम करा रखा है बन्नू देवी के, तो भी इनको कोई हक नहीं मिलता। इन्हें हक क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कौन है? क्लियर? आइए पढ़ते हैं धारा 41 सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय। क्या आप समझ आई क्या सारी कहानी? और ये नियम यहाँ का नहीं बताया मैंने आपको, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप पढ़ोगे। नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट्स का ये अपवाद मैंने आपको बताया है, जो अभी अभी पढ़ के, है ना। ये सेल्स ऑफ गुड्स का ही तो एग्जांपल दे दिया मैंने। फोन बेच रहे हैं तो गुड्स ही तो बेच रहे है। क्या आपके सिलेबस में आरजेएस में अब और क्या चाहिए आपको बताओ? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, दस्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। पहला हमने लिखा इट इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 7 एंड लीगल मैगजीन कौन सी? नेमो डॉट गॉड। अब तो याद कर लो इसको, इतनी बार बता चुका। असेंशियल एलिमेंट्स लीडिंग केस या बेस्ड ऑन कौन से केस में बेस्ड है? राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्विन। राम कुमार कुंडू वर्सेस, कहीं जॉन एंड मैक्विन, मारिया मैक्विन लिखा है, कहीं मैक्विन लिखा है, आप सिर्फ मैक्विन करो। 1872। जॉन इंगा धनी हो नाम हो, जॉन मैक्विन धनी तो लड़ाई कराए। राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्विन 1872। इस केस पे बेस है धारा 41। अब हमें लास्ट क्या पढ़ना है? एसेंशियल एलिमेंट। यानी हमने सब पढ़ लिया, धारा नहीं पढ़ी अभी तक। आइए पढ़ते हैं धारा 41। हाँ वो सब आता है धारा 41 के बारे में, तो हम बिना पढ़े हैं पढ़े। यस सर। एक एक चीज पे गौर करना है, क्योंकि अब देखो है 4 लाइन, 4 लाइन में मैंने इतनी कहानी बता दी आपको, तो यानी इसकी एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, गौर करते जाइएगा। वेयर विद द कंसेंट, अंडरलाइन द वर्ड कंसेंट। दूसरा अंडरलाइन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसकी कंसेंट से? जो उस संपत्ति में हित रखता है उस व्यक्ति की सहमति से। सहमति कैसी है? चाहे अभिव्यक्त है, चाहे लिख के दे दिया है तो अभिव्यक्त हो गई, चाहे बोल के कह दिया है वो अभिव्यक्त हो गई, जहां चुप रह गया है वो विवक्षित हो गई। ए पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। एक बार इतना सा याद करें। पहला, वेयर विद दी कंसेंट। कंसेंट कैसी है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। किसकी कंसेंट है सर? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ऑफ रियल ओनर। इसने लिखा है ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी। हम क्या कह रहे हैं? किसकी सहमति से? रियल ओनर की सहमति से। क्या है सर? ए पर्सन, क्या बन रखा है वो? ऑस्टेंसिबल ऑनर। ए पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ आई क्या? पहले तो ये देखो, रियल ऑनर के, एक्चुअल ऑनर के, या पर्सन जो इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में, उसकी सहमति से
कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी बना हुआ है उस प्रॉपर्टी का, इतना सा बोला है अभी तक। क्या लिखा है? वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ए पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। यानी एक रियल ऑनर की सहमति से, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सहमति से वो क्या बना हुआ है? दृश्यमान स्वामी बना हुआ है, ऑस्टेंसिबल ऑनर बना हुआ है। सहमति कैसी हो सकती है? इसका अर्थ समझ रहा है? मैंने आपके नाम करा रखी है, दैट इज एक्सप्रेस कंसेंट, अभिव्यक्त सहमति है। मैंने लोगों के सामने बोल दिया ये संपत्ति आकी भाई की, ये भी क्या है? एक्सप्रेस है। आकी भाई ने कहीं मेरे सामने बोला गया संपत्ति तो अपनी है मेरी, पर आकी भाई ने बोला तो हमारी है, और मैं चुप रहा, ये क्या है? विवक्षित सहमति। यदि आपकी संपत्ति पर आपकी सहमति से कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी बनता है, चाहे सम्मति एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड, ये इतना सा बोला है अभी तक, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। एंड यानी प्लस, ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन, और वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, प्लस ट्रांसफर, प्लस काय के लिए? फॉर कंसिडरेशन। बिना पैसों के बेचिए तो ये लगेगा क्या? वो बोनाफाइड परचेजर ही नहीं कहलाता है खरीदने वाला। किसके लिए बेची होनी चाहिए? कंसिडरेशन। ठीक है। द ट्रांसफर सेल नॉट बी वॉइडेबल, ये कह रहा है वो संविदा क्या नहीं होगी? शून्य करनी है नहीं होगी, वो संविदा वैध होगी, वैलिड होगी, शून्य करनी है नहीं हो पाएगी। ऑन द ग्राउंड, केवल इस ग्राउंड पे, दैट द ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट, कि भाई अंतरक ने, जो एक्चुअल मालिक है, उसने इसको ऑथराइज तो किया ही नहीं, क्योंकि हमने धारा 7 पढ़ गए हैं, या तो इंटाइटल्ड हो या फिर ऑथर। आप ये नहीं कह सकते कि सर धारा 7 का वायलेशन है, वो तो आदमी ऑथराइज था ही नहीं, मन्नू देवी तो ऑथराइज थी नहीं, आप मना नहीं, क्यों नहीं मना कर सकते? आपकी ही सहमति से, कोई बिना आपकी सहमति से आपके मकान का मालिक बन के बेच दे तो भाई मैं क्या करूं? अगला कोर्ट है, मेरी क्या कोर्ट? देखो समझो, मेरा ये मकान है, मैंने ना तो एक्सप्रेस सहमति दी, ना कोई कम इम्प्लाइड दी, मैंने किसी को मालिक ना तो मुंह से बोला, ना मेरे सामने किसी ने बोला, मैंने कहीं आना, कोई पीछे से ऐसे ही वो संपत्ति बेच देता है मेरी, क्या मेरा हित चला जाएगा? मान लीजिए आपने ये मकान लीज पे ले रखा है, काय पे ले रखा है? मालिक नहीं दिखते आप, क्या दिखते हैं? किराएदार। आपने ये संपत्ति किसी एक्स नाम के आदमी को बेच दी, खुद मालिक दिखा के, तो एक्स गलत है, बेचने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूं। मैंने क्या आपको मालिक दिखाया क्या लोगों के सामने? तो मैं किस गलती की सजा भुगतूंगा? मेरी संपत्ति आप बेच, तो सबसे पहली कंडीशन ही क्या जरूरत थी कि जो रियल ओनर है वो किसी अन्य को मालिक दिखाए। हमने अभी अभी पढ़ा था बन्नू देवी, और उसमें गलती किसकी मानी गई? हमने सबसे ज्यादा बन्नू देवी की, फिर हमने मानी मैकडोनल्ड की। क्यों मानी? क्योंकि उसने ही, तो जब उसने माहौल नया बनाया हो तो उसकी कोई गलती है क्या? तो प्रॉपर्टी आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो फिर मालिक मैकविन रहती, मैकडोनल्ड रहता। क्लियर? आपकी गलती से, आपकी कंसेंट से, चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी बना है, प्लस उसने वो संपत्ति कंसिडरेशन पे आगे ट्रांसफर कर दी है, तो ये ट्रांसफर केवल इस आधार पर शून्य करनीय नहीं होगा कि सर ट्रांसफर क्या नहीं था? ऑथराइज्ड नहीं। परंतु अभी कुछ शर्तें हैं। Provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain that the transfer had power to make the transfer, has acted in good faith, plus reasonable care, plus in good faith, ये सब होना चाहिए। Then transfer is valid, इतना सा लिख लो, then transfer is valid।
अब सारे इंग्रेडिएंट आ गए इसके। पहला, रियल ओनर की सहमति से कोई नकली आदमी वहां पर मालिक बन के बैठा है। एक, सहमति कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दूसरा, वो नकली मालिक उस संपत्ति को ट्रांसफर करता है। तीसरा, ये अलग अलग पढ़ो ताकि मजा आए, ताकि याद रहे। काय के लिए ट्रांसफर कर रहा है? कंसिडर। अगर फ्री में ट्रांसफर की, अगर फ्री में ट्रांसफर की तो क्या ये वैलिड होगा क्या ट्रांसफर? नहीं। आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो, वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। भाई मैं बन्नू देवी अगर ये फ्री में दे देती रामधन कुंडू को, तो मैक्वीन इस प्रॉपर्टी को ले सकती थी, क्योंकि वो बोनाफाइड परचेजर उसको गिफ्ट में दिए। बन्नू देवी सोचो मेरे नाम से तो ये ले लेगा कभी भी, मैकडोनल्ड आगे ट्रांसफर कर देना ताकि भी नहीं ले सके। ये होशियारी हमारे भाईला ने दे दिया, हमारे हस्बैंड ने दे दिया, हमारे कोई भाई ने दे दिया। ये कहानी अगर सामने वाले ने क्या करी है? पैसे दे के खरीदी है। एक, दूसरा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें, एक भी मिस नहीं कर सकते। एक ये महत्वपूर्ण थी, बच्चे यहां गलती करते हैं, ये कंसेंट ट्रांसफर की नहीं है, ये कंसेंट मालिक दिखने की है, ऑस्टेंसिबल ओनर दिखने की। और बाकी तीन चीजें ये महत्वपूर्ण है। पैसे दे के होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा, उसने तहकीकात की हो। ये कोई आदमी कह दियो कि हाँ ठीक है मैं मालिक हूं, अरे तो खरीद ली भाई, सुना केविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान, आपको चीजों के बारे में पता करना चाहिए था। कोई आपको ताजमहल बेच रहा है, ये कह के मेरा है, तो आप ऐसे ही खरीद लोगे, मैं क्या करूं? नहीं काम चलेगा। आपको जहां भी युक्ति युक्त शंका थी आपको पता करना चाहिए। एक मालिक है इस जमीन का और वो जमीन बेच रहा है आपको, घर में कौन बढ़न दे रहा? 12वीं दिखा दी, 12वीं क्या हमारी है, देखो कागज हमारा नाम है, सब है, क्या माइन दिखा दो बार माइन कौन साला काल साला वर्ष साला। इसका मतलब क्या है? यहाँ शंका प्रतीत होती है कि आप उसके मालिक नहीं है, आप बार बार ही बेच के गेला बढ़ा रहे हो। समझ रहे हैं? तो आपको रीजनेबल, जब भी मकान खरीदो, जमीन खरीदो, कुछ भी खरीदो, क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। आप सावधान नहीं थे, ये आपकी गलती है सर, आपने खरीदी, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली। आपकी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर सावधान, रीजनेबल केयर। आपने तहकीकात की हो, आस पड़ोस से पूछा हो, कागज पाने देखे हो, सब चेक किया, सब में बन्नू देवी ही निकली, खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं। बिजली का बिल भी है नाम, सब भी है नाम, नहीं तो आपको टेंशन होना चाहिए। मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, भाई हर आदमी ध्यान रखता है। मेरे मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है जिनको कोई आदमी प्लॉट दे रहा था, मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा है भाई साहब, मैं सच तो घनो देवन के ही जानकार है, मैं कौन है कि वो नाम है, मैं मार्गन लिया कागज, कागज उन्होंने इनको दिए, उसके अंदर आसा पासा अलग दिखा रहा है, और उसके जस्ट पास वाले प्लॉट के मैंने कागज देखे, कोई जानकार था तो उसमें वो मालिक दिखाई नहीं रहा, तो मैंने कहा ये फ्रॉड है। भाई मेरे मकान में पड़ोसी ये दिखा रहे हैं तो इनके में मैं दिखाना चाहिए? मेरे में तो ये दिखा रहे हैं, उनके में मैं दिखा ही नहीं रहा। तो ये क्या है? प्योरली। तो आपको जब भी जमीन खरीदते हो तो कुछ तहकीकात करनी चाहिए, आपने क्या की हो। आपको ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये सारा आप पे है, ट्रांसफर ही पे है। अगर आप इसमें हित लेना चाहते हो तो आप कहोगे मैंने पैसा दिया था, ये देखो सर रसीद पड़ी पैसे की, या पेमेंट ऑनलाइन किया है, जो भी किया चेक पड़ा, आपने रीजनेबल केयर अपनाया था, दिखाना पड़ेगा बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे। आपने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ली है, दिखाना पड़ेगा बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे। और तीसरा क्या है? गुड फेथ। ये क्या है सर? ये नई कहानी, ड्यू केयर एंड क्वेश्चन, हालांकि रीजनेबल केयर में ही आ जाता है, पर यहाँ गुड फेथ की अलग से परिभाषा नहीं दे रखी, तो यहाँ गुड फेथ को गुड फेथ ही मानना है, ना कि आईपीसी का। यहाँ गुड फेथ का मतलब रियल में अच्छे मन से, यानी आपको पुरानी चीज का कोई नॉलेज, यानी आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअल ओनर कौन है, मैकडोनल्ड है, बन्नू देवी नहीं, आपको ये पता है। यहाँ गुड फेथ अलग से परिभाषित नहीं है, तो आप बीएनएसएस का या बीएनएस का गुड फेथ नहीं ले सकते हो, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ गुड फेथ का मतलब एक्चुअल में गुड फेथ ही है, अच्छे मन से है। आपको पहले से नोटिस है इस बात का कि एक्चुअल मालिक कौन है। ठीक है, बन्नू देवी तो सस्ता दे रही है, अपन चुपचाप ले लो।
अपने में स्कीम सारी पता है, तो ये आप गुड फेथ में नहीं ले रहे, आपको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिले। अब बोलो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। एक व्यक्ति दृश्यमान स्वामी बना हुआ है, रियल स्वामी की सहमति से, वो सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। उस दृश्यमान स्वामी ने संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है, पैसे के साथ किया, फॉर कंसिडरेशन प्लस रीजनेबल केयर। उसने ट्रांसफरी ने पूरी तहकीकात की है, पूरा ध्यान रखा है और गुड फेथ सद्भावना पूर्वक प्रॉपर्टी ली है, तो ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होगा एट दी ऑप्शन ऑफ रियल ऑनर। रियल ऑनर की विकल्प पर यह शून्य करनी है, यह एक वैध ट्रांसफर है और ऐसा हो सकता है भले ही धारा 7 में कुछ भी लिखा। क्लियर? इतनी सी थी धारा 41। आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 43। क्या हुआ है? महत्वपूर्ण तो देखो 43 है, 52 है, 53 है, 53A। इसके अंदर क्या लिखना है? हाँ, इंडेक्स ही करो आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर?